हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज बेसिक्स ऑफ लॉ में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसका क्या पर्पस होता है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो जब हम लोग कोई बेसिक टेक्स्ट बुक, चाहे वो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक हो या कॉलेज की टेक्स्ट बुक हो या फिर कोई नॉवल हो, जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रीफेस दिया होता है। प्रीफेस नाम का एक पन्ना होता है जिसके अंदर आपको उस किताब का इंट्रोडक्शन मिलता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या है या फिर इस किताब का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही प्रीफेस जो आपको नॉर्मल बुक्स में मिलता है, वही प्रीफेस जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वो होता है प्रीएम्बल। तो एक थोड़ा सा फैंसी वर्ड रख दिया गया है इसका। वैसे नॉर्मली उसको प्रीफेस बोलते हैं, बट एक फैंसी टर्म है उसका प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और ये जो प्रथा है प्रीएम्बल की, ये किसने शुरू किया? इस प्रथा को शुरू किया अमेरिका ने। मतलब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रीएम्बल को मेंशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे देश आए जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए और उन कॉन्स्टिट्यूशंस में उन्होंने प्रीएम्बल को इंक्लूड किया, और उसमें से ही एक देश है हमारा। लेकिन इंडिया में जो प्रीएम्बल है उसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इलैबोरेट प्रीएम्बल है। मतलब इतना ज्यादा डिटेल प्रीएम्बल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो है ये हमारा, प्रीएम्बल भी बहुत इलैबोरेट है। ठीक है, और ये जो हमारे देश का प्रीएम्बल है इसे कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि मेकर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये कहा जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर जो जो चीजें मेंशन थी उन्हीं से कुछ चीजें अडॉप्ट की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, मतलब उसकी जो इंस्पिरेशन है, प्रीएम्बल की जो इंस्पिरेशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई है। नाउ ये जो प्रीएम्बल है ये कोई सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं है। मतलब जो हमारे देश का इतना इलैबोरेट प्रीएम्बल है ये सिंपल इंट्रोडक्शन या सिंपल प्रीफेस नहीं है। इसके बहुत सारे पर्पस हैं। तो ये 4 मेन पर्पस को सर्व करता है, जिसमें पहला है इनैक्टिंग क्लॉज। मतलब कौन से डेट को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था या फिर इन्फोर्स हुआ था या कमेंस हुआ था। दूसरा पर्पस है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। मतलब अथॉरिटी क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों हम लोग फॉलो करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारा मन हो तो हम फॉलो करें, ना हो तो ना करें, तो इसकी अथॉरिटी क्या है। फिर तीसरी चीज है कि ये जो प्रीएम्बल है वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारे देश में किस तरह की गवर्नमेंट होगी या किस तरह की पॉलिटी होगी। मतलब जो टीचर है स्टेट का वो क्या होगा। फिर चौथी चीज ये है कि ये जो प्रीएम्बल है वो ये डिक्लेयर करता है कि हमारे राइट्स क्या होंगे, हमारी एस्पिरेशंस क्या होंगी। मतलब सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, क्या एस्पिरेशंस होंगी, और गवर्नमेंट को किन राइट्स और किन एस्पिरेशंस पे फोकस करना है वाइल डूइंग इट्स जॉब। ठीक है, अब हम लोग इन चारों पर्पसेस को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रीएम्बल की फोटो लगा रखी है और उसके राइट साइड में मैंने ये मेंशन कर रखा है कि ये जो 4 पर्पसेस हैं ये कहाँ कहाँ पर फॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये बताता है सोर्स और अथॉरिटी। कैसे बताता है वो सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे। अभी आप ये समझ लो कि कहाँ कहाँ पर ये पर्पसेस फॉल कर रहे हैं। दूसरा क्या है, सोवराइन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है, ये बताता है कि हमारे देश में किस तरह की पॉलिटी है, किस तरह की गवर्नमेंट है या नेचर ऑफ स्टेट क्या है। ठीक है, फिर तीसरी चीज राइट्स एंड एस्पिरेशंस। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है, राइट्स एंड एस्पिरेशंस है। उसके बाद 26 नवंबर 1949, ये क्या है, ये आपका इनैक्टिंग क्लॉज है जो बताता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स। ये क्या है, ये फिर से आपका सोर्स और अथॉरिटी बता रहा है। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट में दिख गया ये चारों इंपॉर्टेंट पर्पसेस कहाँ कहाँ फुलफिल हो रहे हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनैक्टिंग क्लॉज को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर इनैक्टिंग क्लॉज क्या दे रखा है, क्या मतलब डेट ऑफ अडॉप्शन क्या दे रखा है, 26 नवंबर 1949। लेकिन ये वो डेट है जब कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट हुए थे। ठीक है, मतलब कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स हो गए थे इस दिन। लेकिन पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को अडॉप्ट हुआ है, वो है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है। तो ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो 26 नवंबर 1949 है उसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एनफोर्समेंट या डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कमेंसमेंट और अडॉप्शन दोनों की डेट्स अलग अलग हैं। ओके, लेकिन प्रीएम्बल में अडॉप्शन या फिर जब इनिशियली इन्फोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन उसकी डेट मेंशन की गई। 26 जनवरी 1950 कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, अब जो दूसरी चीज है कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अथॉरिटी कहाँ से आती है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो
इसमें मैंने आपको दो पोर्शंस बताए थे। एक मैंने ऊपर बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, और दूसरा मैंने बोला था वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव इट टू आवरसेल्व्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दें तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडिया के लोग हैं, मतलब जो भारतवर्ष के लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उन्होंने खुद अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। मतलब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया। जैसे ब्रिटिशर्स एक एक्सटर्नल अथॉरिटी हो गए, अगर वो होते और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता और हमारे ऊपर थोपा होता तो फिर क्या होता? वो सोर्स होते, वो अथॉरिटी होते। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो मतलब हम लोगों ने खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को दिया है, अपने ऊपर इन्फोर्स कराया है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं, नेचर ऑफ द स्टेट, या फिर किस तरह की पॉलिटी या गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। तो इसमें 5 वर्ड्स मेंशन्ड है, सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इन पांचों का क्या मतलब है? तो सबसे पहले सोवराइन पे आ जाते हैं। सोवराइन का मतलब ये है कि जो इंडिया है वो किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है, मतलब उसके ऊपर किसी का डोमिनेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो अपने इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में किसी से अपनी राय नहीं लेती है, वो खुद डिसाइड करती है, और कोई उसको राय दे भी नहीं सकता, कोई उसके काम में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड वो किसी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट ना कर रही हो। ठीक है, ओनली थिंग इज दैट कि अगर इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं हो रहा है तो हम अपने डिसीजंस जो भी इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं उसको हम खुद डिसाइड करेंगे, तुम आकर हमें नहीं बताओगे। उसके बाद सोवराइन का ये भी मतलब है जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपने लॉज खुद बनाएगी। ओनली रिस्ट्रिक्शन इज कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करने चाहिए, उसके लिमिटेशंस के अंदर फॉल करने चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिमिटेशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिमिटेशन है कि आपको फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना है, और दूसरी ये लिमिटेशन है कि 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। उन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडिंग ऑन कि आप स्टेट गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको उस हिसाब से अपने लॉज बनाने हैं। ठीक है, अब हम लोग डेमोक्रेटिक वर्ड को समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग सोशलिस्ट सेक्युलर पे आएंगे, बट सोवराइन के बाद हम लोग डेमोक्रेटिक पहले समझेंगे। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेटिक का ये मतलब हुआ कि जो आपका लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, वो इलेक्टेड है। और हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंस्टेड ऑफ या फिर एज अपोज टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है या फिर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो अकाउंटेबल है टू दैट इलेक्टेड लेजिस्लेचर। मतलब अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है तो वो अकाउंटेबल होगा पार्लियामेंट के, और अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव है तो वो अकाउंटेबल होगा स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, और दूसरा क्या मतलब हुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पार्लियामेंट के, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का कोई स्कोप ही नहीं है। ओके, नाउ रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का ये मतलब है कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क नहीं होगा, वो होगा प्रेसिडेंट, और वो इलेक्टेड होगा। तो मोनार्की क्या होती है? जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है किंग या फिर क्वीन। ठीक है, और वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो हेरिडिटरी चला आ रहा है। अभी जैसे एलिजाबेथ मरी हैं तो अब चार्ल्स बन गए हैं किंग। इंडिया में क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोवराइन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब हम लोग सेक्युलर और सोशलिस्ट समझ लेते हैं। तो सेक्युलर का क्या मतलब है? तो इंडिया में जो हम लोग सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का ये मतलब होता है कि जितने भी रिलीजन है हमारे कंट्री में उनका इक्वल स्टेटस है और उनको इक्वल तरीके से स्टेट सपोर्ट करेगी। मतलब जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी वो बराबर होगा, किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं। इसके ऑपोजिट में होता है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि वहां पर कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस होती है। मतलब सपोर्ट तो छोड़ दो, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं, हमें मतलब ही नहीं है रिलीजन से। रिलीजन अपनी जगह पे है और हम अपनी जगह पे हैं। और ये जो सेक्युलर वर्ड है ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं था, प्रियम्बल में भी नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। लेकिन इवन इफ सेक्युलर वर्ड नहीं भी एडेड था तब भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी थी या ऑब्जेक्टिव था वो सेक्युलरिज्म ही था। और वो हमें कैसे पता चलता है? फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं 25, 26, 27, 28 ये गारंटी करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इन आर्टिकल्स को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चाहे सेक्युलर वर्ड ऐड हो या ना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ही है। अब सोशलिस्ट वर्ड क्या है? तो इंडिया में हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं एज अपोज टू कम्युनिस्ट सोशलिज्म।
कम्युनिस्ट सोशलिज्म में ये होता है कि जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेशनलाइज्ड होते हैं, उनको गवर्नमेंट ओन करती है और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो फॉलो करती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 1991 से जब एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से इंडिया फॉलो करती है मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि कुछ मीन्स जो हैं वो प्राइवेट होते हैं, मतलब प्राइवेटाइज्ड होते हैं, और कुछ ऐसे मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन होते हैं जो नेशनलाइज्ड होते हैं या फिर गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं। तो अभी इंडिया में हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट भी रहे, मतलब ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिनके पास मीन्स नहीं है, उनको जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट है, वो सपोर्ट कर पाए। अब बचा आखिरी पर्पस, विच इज द राइट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो कौन सी राइट्स, कौन सी एस्पिरेशंस हमारा प्रियम्बल मेंशन करता है? तो जस्टिस को जब हम लोग प्रियम्बल में पढ़ेंगे तो वो ये बोलता है कि जो जस्टिस होगी वो होगी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इन तीनों का क्या मतलब है? तो सोशल जस्टिस का ये मतलब है कि जो भी हमारे कंट्री में लोग रह रहे हैं या हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में इक्वल ट्रीटमेंट हो विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस एक्सेट्रा। ठीक है, और किसी को भी इन ग्राउंड्स के बेसिस पे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले, और स्टेट ये एफर्ट करे कि जो लोग इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। दोनों ही जो प्रोविजंस हैं वो फंडामेंटल राइट है और वो ये प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन जो भी मैंने वो भी आपको ग्राउंड्स बताए। और दूसरी चीज, हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। तो जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन हैं ओबीसीज के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, अब ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी चलता है विमेन के लिए। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सोशल जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस ये बोलता है कि हम हर व्यक्ति का इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे और उसे इकोनॉमिक स्टेटस या फिर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और साथ में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की। ये सब कुछ मेंशन्ड है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट को या गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि आप कोशिश करो इन डायरेक्टिव्स को आप फ्यूचर में फुलफिल कर पाओ। अब पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का ये मतलब होता है कि आपको जो वोट का अधिकार है वो इक्वल मिले। तो हमारे देश में एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 से ऊपर कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, और किसी भी सोशल ग्राउंड्स की वजह से, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ हो या फिर आपका रिलीजन हो, उसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। एंड सिमिलरली जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हो, एमपी की पोजीशन हो, एमएलए की पोजीशन हो, प्रधान की पोजीशन हो या फिर मेयर की पोजीशन हो, कोई भी इंसान लड़ सकता है इलेक्शन। ठीक है, अब क्या बचा? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीन वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन है। और मिस्टर बी आर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, इन तीनों टर्म्स को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को ट्रिनिटी बोला था। क्यों ट्रिनिटी बोला था? क्योंकि ये तीनों वर्ड्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इनमें से अगर एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बाकी दोनों वर्ड्स अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है समाज में, लेकिन लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, तो क्या होगा? ऐसे लोग जो टॉप पे हैं या ऐसे लोग जिनके पास पावर ज्यादा है वो अपने आप को डोमिनेट कर लेंगे अपनी लिबर्टी से, अपनी स्वतंत्रता से, और जिनके पास कम मीन्स है वो डोमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इक्वालिटी होगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, सब लोग बराबर हैं। सिमिलरली अगर लिबर्टी नहीं है, सिर्फ इक्वालिटी है, तो क्या होगा? तो जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर करती है? फ्रेटर्निटी ये इंश्योर करती है कि आपस में ब्रदरहुड रहे, बंधुत्व रहे, या फिर इसे हम लोग हिंदी में भाईचारा भी बोलते हैं। अब इन तीनों वर्ड्स को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो लिबर्टी का क्या मतलब है? तो लिबर्टी का मतलब, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, स्वतंत्रता, मतलब किसी भी तरह का रिस्ट्रेंट ना होना आपके ऊपर, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो फ्लरिश हो पाए, डेवलप हो पाए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी है वो फॉल करती है अंडर फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर अंडर आर्टिकल 19 जो 6 तरह के फ्रीडम्स बताता है, और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये था आपका लिबर्टी। अब इक्वालिटी क्या है? तो इक्वालिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया, समानता, मतलब हम सबको समान नजरों से देखेंगे, किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब इस इक्वालिटी के अंदर 3 तरह की इक्वालिटी आती है। एक तो हो गई आपकी सिविक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो आपका आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करता है, आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 16 जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, आर्टिकल 18 जो टाइटल्स को अबॉलिश करता है।
तो ये सब सिविक इक्वालिटी के अंदर फॉल करेंगे। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी कहाँ दे रखी है? इकोनॉमिक इक्वालिटी आपकी दे रखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जिसमें ये मेंशन्ड है कि आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा, और चाहे आप विमेन हो या मेन, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर योर लाइवलीहुड, फॉर योर एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद तीसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? अडल्ट सफ्रेज, जो कि आपका आर्टिकल 326 के अंदर मेंशन्ड है, मतलब अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आपको वोट देने का अधिकार है। फिर 325 के अंदर ये मेंशन्ड है कि इलेक्टोरल रोल के अंदर, मतलब जो रोल प्रिपेयर किया जाता है उन लोगों का जो एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस इलेक्टोरल रोल के अंदर आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप किसी भी रेस, सेक्स, कास्ट को बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये था इक्वालिटी। अब आखिरी क्या है? फ्रेटर्निटी। जैसे कि मैंने आपको फ्रेटर्निटी का मतलब पहले बताया, भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये जो भाईचारा और ब्रदरहुड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहाँ मिलता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मिलता है सिंगल सिटीजनशिप से। मतलब हमारे देश में कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो वहां की भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी और पूरे देश की सिटीजनशिप भी होगी आपके पास। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि मतलब आप यूपी के सिटीजन अलग हो, एमपी के सिटीजन अलग हो, या फिर कर्नाटका के सिटीजन अलग हो, ऐसा नहीं है। इंडिया में आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हो या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है कि आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहोगे तो आप इंडियन ही। ठीक है, तो ये ब्रदरहुड को तो प्रमोट कर ही रहा है। इसके बाद जो आर्टिकल 51A है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है सिटीजन्स की, वो ये कहता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो हार्मनी प्रमोट करे और ब्रदरहुड प्रमोट करे। इसके बाद प्रियम्बल में ये मेंशन्ड है कि ये जो फ्रेटर्निटी है उसका ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये जो एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, इसको अगेन 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो जो प्रियम्बल है वो केवल एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से, और उस 42nd अमेंडमेंट में 3 चीजें ऐड की गई थी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था, उसके बाद सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड किया गया था, और तीसरा एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। ठीक है, अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल से क्या मतलब है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल से ये मतलब है कि हर जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है वो सीक्रेट है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि ये जो डिग्निटी है इंडिविजुअल की वो मेंटेन रहे। एंड फंडामेंटल ड्यूटी में, मतलब जो आर्टिकल 51A है जो फंडामेंटल ड्यूटी देता है, उसमें डिग्निटी ऑफ द वुमेन की भी बात की गई है। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का ये मतलब है कि देश की एकता और अखंडता बराबर रहे। और ये जो एकता और अखंडता है ये साइकोलॉजिकल भी है और ये टेरिटोरियल भी है। साइकोलॉजिकल कैसे? मतलब हमारे दिमाग में, हमारा जो दिमाग है या हमारा जो मन है, उसमें भी हम अपने देश को एक समझें और उसकी अखंडता बरकरार रखने की कोशिश करें। और टेरिटोरियल का क्या मतलब हुआ? टेरिटोरियल का ये मतलब हुआ कि जो हमारा देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट्स है और किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो सिसीड कर ले, मतलब वो हमारे देश से कट के अलग हो जाए अपने आप। तो ये हो गया आपका पूरा प्रियम्बल और उसके 4 इंपॉर्टेंट पर्पस। अब हम लोग 2 चीजें और समझ लेते हैं। पहली बात ये कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन पहले उठ चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में ये साफ कर दिया था कि जो प्रियम्बल है वो सिर्फ प्रीफेस या इंट्रोडक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप उसको अगर अमेंड करते हो तो आप उतना ही अमेंड कर सकते हो जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट ना हो। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या फॉल करता है, उसके लिए मैं बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इवन इफ ये प्रियम्बल इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अनइन्फोर्सेबल पार्ट है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो भी अनइन्फोर्सेबल है। आप कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते हो कि ये हमारे अधिकार हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दे रखा है या फिर ये प्रियम्बल में दे रखा है, इसको आप इन्फोर्स कराओ, आप गवर्नमेंट को ऑर्डर दो कि वो इन डायरेक्टिव्स को या प्रियम्बल में जो मेंशन्ड है उसको फॉलो करे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कोर्ट जाके। लेकिन अगर आप प्रियम्बल को कोट करते हो अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स या फिर अदर इन्फोर्सेबल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रियम्बल को आप अकेले इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, लेकिन जो और प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उनके साथ आप प्रियम्बल को कोट करते हो टू शो कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंटेंशन है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक्चुअली में इस प्रोविजन के अंदर क्या कहना चाहते थे, और आप प्रियम्बल का यूज करते हो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलाउड है। तो ये था अबाउट प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको प्रियम्बल समझ में आ गया होगा। और अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको रिजॉल्व करने की। एंड आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है।